दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2023 वार्षिक घटनाओं के संकलन में प्रस्तुत है। आगामी परीक्षाओं विशेषकर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए वर्ष भर के घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक के महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। घटना चक्र दृष्टि 2023 के राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित समसामयिकी का भाग 2। सबसे पहले जानते हैं बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला के बारे में। दोस्तों भारत औषध उद्योग यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है और विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधि दवाओं में भारत का योगदान 3.5% है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल और बल्क ड्रग के आयात के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। बल्क ड्रग्स को सक्रिय औषध सामग्री यानी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है। ये दवाओं के लिए प्रमुख घटक होते हैं जो उन्हें वांछित चिकित्सकीय प्रभाव प्रदान करते हैं। तो 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। और आप जान लीजिए कि पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले के स्थित जंबूसर में रखी गई थी और 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। और ये देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहल है। इस योजना के अंतर्गत बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए 3 राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय आम बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करके बल्क ड्रग्स की विनिर्माण लागत को कम करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में रखी गई है और 1 सितंबर 2022 को दोस्तों आप जान लीजिए कि इसकी औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में इनकी स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी और गुजरात के भरूच में जंबूसर में पहला बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जाने की योजना शुरू की गई थी। अगला है दोस्तों मोढेरा। मोढेरा क्या है? ये पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। और ये कहाँ है? तो मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में है। ये गांव यहाँ पर सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और ये मंदिर रूपेण नदी की सहायक पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1026-27 में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। और आप जान लीजिए कि मोढेरा को मोढेरापुरा और मुंडेरा आदि नामों से जाना जाता है। और मोढेरा दोस्तों ये पहला जो है 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव बना है। और आप देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात का दौरा किया गया और इस यात्रा के दौरान मोढेरा में भारत के पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव इसको घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया और इस प्रकार ये मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली ये अपने तरह की पहली परियोजना है और इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। गांव की सभी आवासीय और सरकारी इमारतों की छत पर सौर पैनल लगाए गए हैं और मोढेरा का सौरीकरण सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया है और इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बना है। और मोढेरा ऐसा पहला गांव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है और भारत की पहली ग्रिड संबद्ध MWH स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली मोढेरा में स्थापित की गई है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का 24/7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव मोढेरा ये गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलाम 1 और 2.0 अवार्ड, तो ये किसको मिले हैं दोस्तों? स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है और 100 दिवसीय सुजलाम अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था और इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोकपिट यानी सोख्ता गड्ढों का निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF प्लस गाँव का सृजन करना। सुजलाम 1.0 और दोस्तों इसका लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि इस दौरान घरेलू और सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। सुजलाम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्य की गति को जारी रखने के लिए सुजलाम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया था। सुजलाम 2 अभियान सामुदायिक और संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन पर संपत्तियों पर के निर्माण पर केंद्रित था। और आप जान लीजिए 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलाम 1 और 2 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया है। और इसके अतिरिक्त ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी के लिए स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई है। स्वच्छता ही सेवा दोस्तों SHS 2022 के शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहली रैंक कर्नाटक को मिली है, दूसरा स्थान बिहार और तीसरा लक्षद्वीप का है। सुजलाम में शीर्ष राज्यों में आप देखिए, सुजलाम पहले संस्करण में मध्य प्रदेश शीर्ष पर, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे स्थान पर ओडिशा और पांचवें पर तमिलनाडु रहा है। जबकि सुजलाम 2.0 में पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर ओडिशा, चौथे पर मध्य प्रदेश और पांचवें पर पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, तो आप जान लीजिए दोस्तों, स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में गंदला जल प्रबंधन में हरियाणा जो है, हरियाणा और ये पहले स्थान पर है, जिला परिषद भिवानी। जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में कर्नाटक का जो है ऑरिंगेनियम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड पहले स्थान पर, और गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन में महाराष्ट्र का कार्बन लूप्स प्राइवेट लिमिटेड पहले, और तमिलनाडु का क्लीनेर्जी टेक सॉल्यूशंस LLP ये दूसरे स्थान पर रहा है। जबकि प्लास्टिक अपशिष्ट के मामले में, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में आप जान लीजिए कि गुजरात का सल्टेक डिजाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड पहले स्थान पर और तमिलनाडु का HVA केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड दूसरे स्थान पर रहा है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2022 में पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे पर बिहार और तीसरे पर लक्षद्वीप रहा है। आइए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के आंकड़े देख लेते हैं। तो दोस्तों, पेयजल और स्वच्छता विभाग वर्ष 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित कर रहा है और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत 2018 में 7,000 गाँव, 2019 में 17,200 गाँव और 2022 में 17,559 गाँव को आच्छादित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 को राज्यों और जिलों के परामर्श से इप्सोच रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाए। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की गई। ये सर्वेक्षण पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। इस सर्वेक्षण के तहत देश भर में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, दोस्तों 3 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर इनके 709 जिले और 17,559 गाँव को शामिल किया गया है। देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 694.74 स्कोर के साथ 18वां स्थान है। तो याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में दोस्तों उत्तर प्रदेश
18वें स्थान पर है। बिहार जो है ये 377.80 रैंक के साथ 32वें स्थान पर है। और 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में तेलंगाना पहले स्थान पर है। इसका स्कोर 971.62 है। 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा दूसरे स्थान पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। शीर्ष 3 छोटे राज्यों में आप देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 903 स्कोर के साथ इसको 2.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप 845.12 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है, 1.5 करोड़ का पुरस्कार। और सिक्किम को 843.73 स्कोर के साथ 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और जिलों की बात करें तो दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में जो जिलों की रैंकिंग है, पहले रैंक पे भिवानी हरियाणा का ज़िला है और इसको 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया है। जगित्याल तेलंगाना का ज़िला है, 987.85 के स्कोर के साथ 1.5 करोड़ का पुरस्कार। और तेलंगाना के निजामाबाद जनपद को जो है 1 करोड़ रुपए का तृतीय पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कानपुर देहात है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बाद आइए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के आंकड़ों को देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए हैं और स्वच्छ भारत मिशन शहरी दूसरे संस्करण की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,354 शहरों का आकलन किया गया है। इसमें से 62 छावनी बोर्ड और 91 जो है गंगा किनारे बसे शहर यानी गंगा टाउन शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 7वां संस्करण है, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। और आप जान लीजिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी पर लगातार 6ठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है। तो ये लगातार 6वीं बार है। और शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग आपके सामने है यहाँ पर। पहले स्थान पर स्वच्छ शहरों में इंदौर मध्य प्रदेश का, सूरत गुजरात, नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, मैसूरू कर्नाटक, नई दिल्ली दिल्ली और अंबिकापुर 10वें स्थान पर ये छत्तीसगढ़ में है। शीर्ष 5 शहरों में जो कि 1 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में पहले स्थान पर तिरुपति आंध्र प्रदेश का शहर, दूसरे स्थान पर मैसूर, तीसरे पर नई दिल्ली, चौथे पर अंबिकापुर और 5वें स्थान पर नोएडा है। और इस श्रेणी में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम वाले राज्यों में दोस्तों त्रिपुरा पहले स्थान पर और 100 शहरी निकायों से अधिक के मामलों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। और 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम में त्रिपुरा पहले पर, झारखंड दूसरे, उत्तराखंड तीसरे, हिमाचल प्रदेश चौथे और हरियाणा 5वें पर है। जबकि 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले में मध्य प्रदेश पहले पर, छत्तीसगढ़ दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे, तेलंगाना चौथे और पंजाब 5वें पर है। और 100 शहरी निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। दोस्तों, इसके अलावा आप देख लीजिए, प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहरों जैसे सूरत, इंदौर और नवी मुंबई को दिव्य यानी प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गोल्ड यानी अनुपम श्रेणी में 86 शहर हैं। सिल्वर यानी उज्ज्वल श्रेणी में 121 शहर, ब्रांज यानी उदित श्रेणी में 38 शहर और कापर यानी आरोही श्रेणी में 13 शहर शामिल हैं। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सिल्वर यानी उज्ज्वल श्रेणी में प्रदेश के 2 शहर मथुरा और अमरोहा शामिल हैं। और इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभर कर अपनी स्थिति मजबूत किया है। 6 शहर जैसे सूरत, भोपाल, मैसूरू, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति को
5 स्टार कचरा मुक्त शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। तिरुपति को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा गंगा नगरों की अलग से रैंकिंग है, 1 लाख से कम जनसंख्या और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में। तो 1 लाख से कम जनसंख्या वालों में पहली रैंकिंग बिजनौर, दूसरे पर कन्नौज, तीसरे पर गढ़मुक्तेश्वर, चौथे पर सुल्तानगंज और पांचवें पर कर्णप्रयाग है। जबकि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों में हरिद्वार शीर्ष पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पर, ऋषिकेश तीसरे, चौथे पर प्रयागराज और मुंगेर पांचवें पर है। महाराष्ट्र में देवलाली छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों को 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों को स्थान मिला है, जिसमें गाजियाबाद को 12वां स्थान, मेरठ को 15वां, प्रयागराज को 16वां, लखनऊ को 17वां स्थान मिला है। और इस श्रेणी में वाराणसी का 21वां, आगरा का 23वां और कानपुर का 29वां स्थान है। आइए भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े हैं इनको देखते हैं। दोस्तों 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की और ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। ये इस रिपोर्ट का 63वां संस्करण है। ये रिपोर्ट अंतर्गामी और बहिर्गामी टूरिज्म के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय, घरेलू और विदेशी पर्यटन यात्राओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जिसमें 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन अप्रवासी भारतीय थे। 2020 की तुलना में 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में 10.6% की वृद्धि हुई है। और आप देखिए भारत में जो विदेशी पर्यटकों के आगमन के शीर्ष 5 देश हैं वो कौन से हैं। पहला देश USA है 28.15%, बांग्लादेश दूसरे स्थान पर 15.75%, यूके तीसरे स्थान पर 10.75%, कनाडा चौथे स्थान पर और नेपाल 5वें स्थान पर है। ये 2021 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के शीर्ष 5 देश हैं, जिसमें USA पहले स्थान पर है। 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए 5 शीर्ष गंतव्य देश, तो भारतीय सबसे अधिक 42% संयुक्त अरब अमीरात में गए हैं। दूसरे स्थान पर USA में गए हैं 8.14%, कतर में 7.86%, ओमान में 4.77% और यूके में 4.07% भारतीय इन देशों के लिए गए हैं। और विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या शीर्ष में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अगर हम देखें तो सबसे अधिक हिस्सा इसमें पंजाब का है 29.22%, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 17.60, दिल्ली तीसरे पर 9.50, कर्नाटक 6.87 और इसके बाद केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और अन्य राज्य आते हैं। तो विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए हैं। घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिशत हिस्सेदारी, तो घरेलू पर्यटकों में सबसे अधिक दोस्तों आप जान लीजिए तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे, कर्नाटक चौथे, महाराष्ट्र 5वें, तेलंगाना 6वें, पंजाब 7वें स्थान पर है। तो ये घरेलू पर्यटकों की यात्राओं में शीर्ष 10 राज्यों की प्रतिशत हिस्सेदारी, तो इसमें तमिलनाडु शीर्ष पर और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। भारत भ्रमण वर्ष 2023, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। 31 जनवरी 2023 को
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 यानी विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल को लॉन्च किया गया है और पर्यटन मंत्रालय 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है। इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अगला है पीएम श्री स्कूल योजना। ये क्या है तो आप जान लीजिए। पीएम श्री स्कूल योजना क्या है दोस्तों? 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी दी है और आप जान लीजिए कि इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि 2022 से 22-23 से 2026-27 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है और पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे, साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। स्मरणीय तथ्य जान लेते हैं। पीएम श्री स्कूल देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक योजना है और इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये स्कूल आदर्श नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे, साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को भी मार्गदर्शन और परामर्श देंगे। दोस्तों, पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण अनुकूलन पहलुओं जैसे सौर पैनल, एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाएगा और एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा जिसमें परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उल्लेख होगा। पीएम श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा केवीएस और एनवीएस के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है तो 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ बनाना है और इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ की गई है और ये मिशन विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। तो याद रखिएगा, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ये गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए शुरू किया गया है। नमस्ते योजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास करने के लिए जो एक अधिनियम 2013 का है, ये 6 दिसंबर 2013 से प्रभावी है। ये अधिनियम जो है दोस्तों अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रखरखाव और हाथ से मैला ढोने या नालों और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है और इन प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों की सहायता से नालों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए नियोजित किया जा रहा है। आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। और आप जान लीजिए दोस्तों, 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया है। नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नमस्ते योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरों यानी अमृत शहरों को कवर करते हुए शामिल किया जाएगा। इस योजना को 360 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 4 वर्षों 2022-23 से लेकर 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के जो प्रमुख लक्ष्य हैं वो ये हैं कि भारत में स्वच्छता के कारण किसी की मौत न हो, स्वच्छता संबंधी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाए, किसी भी सफाई कर्मचारी को मानव मल पदार्थ से सीधे संपर्क में नहीं आना पड़ेगा और स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना, उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार देना और सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। दोस्तों, इसकी
जो नमस्ते योजना है इसकी नोडल एजेंसी क्या है? तो आप जान लीजिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगा। और संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई के संबंध में निदेशक के अधीन होंगी और राज्य सरकार द्वारा राज्य नमस्ते निदेशक के रूप में एक उपयुक्त अधिकारी का चयन किया जाएगा जो राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई का प्रमुख होगा। आइए देखते हैं पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है, आपको बताना है। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला तो ये है मंडला। मंडला दोस्तों यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है। तो आप जान लीजिए 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है और इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए 2020 से मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप 2 वर्षों के भीतर ये जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। आप जान लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की साक्षरता 66.9% थी। मंडला जिले में जो पुरुषों की साक्षरता दर 77.5%, महिला साक्षरता दर 56.4% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.3% है। इसमें पुरुष 78.7% जबकि महिला साक्षरता 59.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6%। तो इस तुलनात्मक आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश भारत के राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर रखता है। भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता बढ़ाने के लिए 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। 2009 से वयस्कों के साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई। समग्र शिक्षा योजना 2025-26 के लिए लागू है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है ये 22 से 27 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इस्माइल 75 के बारे में। तो इस्माइल 75 क्या है दोस्तों? इस्माइल 75 जो है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना है। याद रखिएगा, इस्माइल 75 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और व्यापक पुनर्वास तथा भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और ये योजना किसके द्वारा? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इस्माइल का पूर्ण रूप है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज यानी इस्माइल। तो याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस्माइल योजना के लिए 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है और 12 अगस्त 2022 को इस्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है। केंद्र सरकार ने इस्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उपयोजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगम दोस्तों 75 नगर निगमों की पहचान की गई है और इसी कारण इसका नाम इस्माइल 75 रखा गया है। इस्माइल 75 के तहत ये 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित करेंगे और इस पहल का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसमें निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए देश के शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए और लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की रणनीति तैयार करने के लिए इस्माइल 75 योजना शुरू की गई है। और जनगणना के अनुसार दोस्तों भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और आप जान लीजिए कि मार्च 2023 में दोस्तों
महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, स्माइल 75 ये ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है। अब आइए गति शक्ति यूनिवर्सिटी या गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में हो रहे बदलाव, एक ज्ञान भंडार के निर्माण, अनुसंधान के संचालन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास सुनिश्चित करने और क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने के लिए परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने के लिए एक संस्थान के निर्माण की मांग की गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहुविषयक, बहुआयामी और भविष्योन्मुखी संस्थान की कल्पना की गई है। और आप जान लीजिए, 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। ये विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद ये विधेयक अधिनियमित हो गया और ये अधिनियम भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में दोस्तों प्रशिक्षित प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी। और 2022 का ये अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। और देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य कि 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान 2018 में स्थापित एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करके उसका पुनर्नामकरण गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। साथ ही ये विश्वविद्यालय भारत से बाहर भी अपने अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित और निबंधित है और ये परिवहन संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर भारत का पहला विश्वविद्यालय है। तो जान लीजिएगा, दिसंबर 2022 में दोस्तों राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। अब आइए जानते हैं दोस्तों भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल था उसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 सदस्य निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल 788 सदस्य थे। और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी यानी निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जब जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए। चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव और चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह द्वारा की गई। और दोस्तों उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राजग गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि संयुक्त विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति की शपथ ली। जगदीप धनखड़ के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 18 मई 1951 को किथाना गांव झुंझुनू जिला राजस्थान में हुआ है। वर्ष 1989 में झुंझुनू लोकसभा सीट से 9वीं लोकसभा का चुनाव जीते थे। 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। 1993 से 98 के लिए किशनगढ़ विधानसभा सीट से राजस्थान के विधानसभा का चुनाव जीते। 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव के पूर्व वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और इस पद पर 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक इन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है?
तो ये है बुरहानपुर जिला। बुरहानपुर जिला कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर, और ये पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जो जल जीवन मिशन है ये संचालित है, और इसका मुख्य लक्ष्य जो है ये 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त और नियमित रूप से शुद्ध जल की आपूर्ति करना है। और 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। इसके अतिरिक्त अब तक गोवा के 2, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप के 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22, हिमाचल प्रदेश के 1, जम्मू कश्मीर के 1, पुडुचेरी के 2, पंजाब के 23 और तमिलनाडु के 1 जिलों को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। दोस्तों 11 अप्रैल 2023 तक देश में कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित किए जा चुके हैं, और बुरहानपुर के सभी 254 गांव के 1,01,905 ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। और जिले के सभी 254 गांव में प्रत्येक गांव के लोगों ने ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को हर घर जल घोषित किया। सभी 254 गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन किया गया है, और राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और हरियाणा ने राज्य के सभी घरों को 100% नल कनेक्टिविटी दी है। वहीं पर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। और अब तक उत्तर प्रदेश के 37.35% घरों को जलापूर्ति प्रदान की जा चुकी है, नल कनेक्टिविटी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। तो आप देखिए गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना था, जबकि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बना है। दोस्तों 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया था। इसके साथ दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। गोवा तथा दादरा नगर हवेली, दमन दीव के सभी जिलों, ब्लॉकों, पंचायतों, गांव आदि में नल के पानी की आपूर्ति 100% की जा चुकी है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक का प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया था, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार पारितंत्र का विश्लेषण करने, उसे बढ़ावा देने का उपयोगी साधन है। इसमें जो है 2 मुख्य आयामों के अंतर्गत इस सूचकांक में शामिल हैं। 2 मुख्य आयाम, इनेबलर्स यानी नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया है, जिसमें 5 स्तंभ हैं। कौन कौन? मानव पूंजी, निवेश, ज्ञानकर्मी, व्यापारिक परिवेश और सुरक्षा और विधिक परिवेश। प्रदर्शन, दूसरा प्रदर्शन का आधार है और किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी जो गतिविधियां होती हैं, इस परिणाम को शीर्षक के तहत शामिल किया गया है, जिसमें नॉलेज आउटपुट और ज्ञान प्रसार शामिल हैं। ये जो है कुल 7 स्तंभों के कुल 66 संकेतकों पर आधारित है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के फ्रेमवर्क संयोजन में कुल 66 संकेतक के तहत 50, परफॉर्मेंस के तहत 16 संकेतक शामिल हैं। और इनेबलर्स और प्रदर्शन, इन दोनों पैमानों पर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त स्कोर के औसत के आधार पर उसके समग्र नवाचार स्कोर की गणना की जाती है। और आप देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक जारी किया गया है। ये तीसरा संस्करण है इसका, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। और इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः 3 श्रेणियों में बांटा गया है: बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा शहरी राज्य। दोस्तों गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्य की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए दोस्तों,
भारत नवाचार सूचकांक 2021 में जो बड़े राज्यों में है, कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर और छत्तीसगढ़ लास्ट 17वें स्थान पर है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में नवाचार के संदर्भ में मणिपुर का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है, जबकि नागालैंड अंतिम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का स्कोर पहले स्थान के लिए 27.88 है, जबकि लद्दाख इसमें अंतिम पायदान पर है। भारत नवाचार सूचकांक के शीर्ष 5 राज्यों के बारे में जान लेते हैं। नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर महाराष्ट्र और पांचवें पर तमिलनाडु है। और दोस्तों, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में 5 उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर शीर्ष पर, उत्तराखंड दूसरे पर, मेघालय तीसरे पर, अरुणाचल प्रदेश चौथे और हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर है। और इसी तरह जब आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में आप जानते हैं चंडीगढ़ शीर्ष पर है, दिल्ली दूसरे स्थान पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे, चौथे पर पुडुचेरी और 5वें पर गोवा है। इसके अलावा भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर बड़े राज्यों में कर्नाटक, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर हरियाणा है। यूपी का स्थान इसमें 7वां है। इनेबलर्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान, जबकि प्रदर्शन घटक में ये 5वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 51,225 रुपये 19-20 के आधार पर है। दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है? तो ये तो पहले आपने भारत नवाचार सूचकांक देखा। अब देख लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक में। तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, अगर जो हम देखेंगे दोस्तों, तो शुरू से अगर हम देखें 2015 से, तो GII स्कोर में बढ़ोतरी हुई है और रैंक में जो है, इसके रैंक में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। और आप देखेंगे 2021 में ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत जो है ये 132 देशों में 46वें स्थान पर 36.4 स्कोर के साथ था, जबकि 2022 में जो है भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 36.6 के स्कोर के साथ 40वें स्थान पर है। और ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, अगर जो 2022 के इनोवेटिव इंडेक्स के बारे में देखा जाए तो। अब आइए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेष रूप से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण का संकल्प लिया था। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ा है। और आप जान लीजिए, 16 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा के द्वारा किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.70 किलोमीटर है और इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। भविष्य में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो इसका प्रारंभ स्थान जो है जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट, समाप्ति स्थान जनपद इटावा का ग्राम कुदरैल के निकट है। ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों जैसे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरता है। एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर हैं। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। तो
महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिएगा दोस्तों। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को किया गया है। इसका प्रारंभ चित्रकूट के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप से शुरू होगा, इटावा में इसकी समाप्ति होगी और ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। आइए देखते हैं NIRF इंडिया रैंकिंग 2022। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 क्या है? तो दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 से की गई थी और NIRF ये देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है और इस रैंकिंग का पहला संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था और 2022 का संस्करण इसका 7वां संस्करण है। और इस रैंकिंग में दोस्तों आप जान लीजिए 4 श्रेणियों जैसे समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है और इसमें 7 विभिन्न विषय जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला और दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंकिंग दी गई थी। और 2021 में इंडिया रैंकिंग में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को भी रैंकिंग दी गई है और रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन पैरामीटर्स के आधार पर 5 विस्तृत समूहों में किया गया है। इसमें शिक्षण अधिगम, अनुसंधान, पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, पहुंच और समावेशिता और बोध इसके आधार पे हैं। तो आइए जान लेते हैं। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की। और आप देखिए दोस्तों उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र यानी ओवरऑल सूची में 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान, तो पहले स्थान पर IIT मद्रास चेन्नई में है, इसका स्कोर 87.59। दूसरे स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 83.57 स्कोर है। IIT बॉम्बे मुंबई में तीसरे स्थान पर, IIT दिल्ली चौथे पर, IIT कानपुर 5वें पर, IIT खड़गपुर 6ठे पर, IIT रुड़की 7वें पर, IIT गुवाहाटी 8वें पर और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 9वें नंबर पर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 10वें स्थान पर है। दोस्तों और महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों में समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थानों के बारे में जानना जरूरी है। IIT कानपुर जो है ये 5वें रैंक पर है समग्र में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। 11वें स्थान पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। 19वें स्थान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और IIT BHU ये वाराणसी में 29वें स्थान पर है। MIT विश्वविद्यालय 42वें स्थान पर गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है 75वें स्थान पर और 78 पर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और दोस्तों 94वें स्थान पर शिव नाडार विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, JNU नई दिल्ली को द्वितीय और जामिया मिलिया इस्लामिया को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और दिल्ली के मिरांडा हाउस को कॉलेज श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान मिला है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर और इंजीनियरिंग विषय में प्रथम द्वितीय स्थान IIT मद्रास और IIT दिल्ली को मिला है। प्रबंधन में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है। वास्तुकला के विषय में शीर्ष 3 स्थान IIT रुड़की, NIT कालीकट और IIT खड़गपुर हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में नई दिल्ली को चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान मिला है। फार्मेसी विषय में जामिया हमदर्द नई दिल्ली को जो है पहला स्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को दूसरा स्थान हैदराबाद को मिला है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि विषय में प्रथम स्थान और डेंटल यानी दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है। तो ओवरऑल रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल रैंकिंग है उसमें शीर्ष स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे पर भारतीय विज्ञान संस्थान और तीसरे पर IIT बॉम्बे है।
अब आइए जानते हैं एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांकों के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देश भर में भूखमरी से निपटने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि राज्यों में इस अधिनियम के असमान कार्यान्वयन से एक ऐसी मानक रूपरेखा की महसूस हुई आवश्यकता जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहलों की जो है दक्षता का मापन करे और इसके रैंकिंग के लिए इसका विकास किया गया है। SDG 1 गरीबी की समाप्ति, SDG 2 शून्य भूखमरी, SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण और SDG 5 लैंगिक समानता। तो आप जान लीजिए दोस्तों, 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक का ये पहला संस्करण है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस सूचकांक को विकसित किया है और देखिए, पहले स्थान पर इसमें ओडिशा है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर गुजरात, पांचवें पर दादरा और नगर हवेली है। अंतिम 5 स्थानों पर गोवा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब हैं। दोस्तों, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव को दोनों श्रेणियों, शहरी और डीबीटी की श्रेणी और अन्य क्षेत्रों के लिए गैर डीबीटी में शामिल किया गया है। दोस्तों, सामान्य श्रेणी में बिहार ने जो है 7वां स्थान प्राप्त किया है और 0.754 स्कोर के साथ झारखंड ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। विशेष श्रेणियों में पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय क्षेत्र से संबंधित जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी रैंकिंग में त्रिपुरा इसमें पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे, सिक्किम तीसरे, नागालैंड चौथे और उत्तराखंड जो है ये 5वें स्थान पर है इसमें, ये एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्रिहेंसिव राष्ट्र स्तरीय सूचकांक यानी व्यापक राष्ट्र स्तरीय सूचकांक में ओडिशा समग्र रूप से प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे और त्रिपुरा 5वें स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, नेशनल फूड सेफ्टी सिक्योरिटी मिशन जो है ये 2013 का है। 5 जुलाई 2013 से ये प्रभावी हुआ था और इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना और खाद्य और पोषण सुरक्षा देना था। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या आच्छादित होगी, जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होंगे। और इसमें यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में पात्र व्यक्ति प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल 3 रुपये की दर से, गेहूं 2 रुपये किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये की दर से प्राप्त कर सकता है। आइए 16वें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो आप जान लीजिए 16वें राष्ट्रपति चुनाव, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो वर्तमान में इस चुनाव से राष्ट्रपति बनी हैं। संविधान के अनुच्छेद 62 में प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए और भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं सहित जो है ये सब निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो है वो गुप्त होता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित। संविधान द्वारा प्रदत्त इन व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। भारत के नए राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में 15वें
निर्वाचन के लिए 16वें राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी की गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था और 16वें राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद 2 वैध प्रत्याशी चुनाव में थे, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजद की अधिकृत उम्मीदवार रहीं, जबकि यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। 18 जुलाई 2022 को हुए मतदान में अरहक कुल 4,796 मतदाताओं, 771 सांसद और 4,025 विधायक में से 99% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और द्रौपदी मुर्मू को कुल मतों का वैध मतों का 64.03% प्राप्त हुआ और इस तरह द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। 25 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वो संथाल जनजाति से हैं और जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा 64 वर्षीय हैं। वो भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ है और वे वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्यरत थीं। 2000 से 2004 के मध्य ओडिशा सरकार में विभिन्न मंत्रालयों के कार्यभार संभाल चुकी हैं और ओडिशा सरकार में इनके द्वारा सुशोभित पद वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री, मत्स्य और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में इनके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया था। अब आइए राष्ट्रपति चुनाव 2022 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मान क्या होता है? तो राज्य संघ राज्य क्षेत्र हेतु मतों का मान जो है 5,43,231 और संसद सदस्यों के प्रत्येक मत का मान कुल कितना था? तो लोकसभा में 543 सदस्य, राज्यसभा में 233, कुल 776 सदस्य। प्रत्येक मत का मान जो है 700 था और 776 संसद सदस्यों के मतों का मूल्य जो था वो 5,43,200 था। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए दोस्तों कुल निर्वाचक विधानसभाओं के 4,033 और सांसद 776 थे, कुल 4,809 लोग थे और राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 के लिए 4,809 निर्वाचकों के मतों का कुल मान जो है 10,86,431 था। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में दोस्तों। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत कौन है? तो ये है पुल्लमपारा। पुल्लमपारा ये कहाँ पर है आप जान लीजिए। पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत बनी है और ये केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, डीजी पुल्लमपारा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को केरल सरकार ने की थी और ये योजना पुल्लमपारा ग्राम पंचायत के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसे कुटुंबश्री स्वयंसेवकों, क्षेत्र के 5 इंजीनियर कॉलेजों की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के सहयोग से संचालित किया गया और इसके तहत डिजिटल रूप से निरक्षर लोगों की पहचान करके उन्हें डिजिटल उपकरणों के उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो याद रखिएगा, पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बनी है और इसको जो है देश की पहली डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत घोषित किया गया है पुल्लमपारा को और इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक समारोह में की और ये पंचायत केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। और आप जान लीजिए दोस्तों, केरल राज्य या केरल सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के उद्देश्य से केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना की शुरुआत भी की गई है। जुलाई 2022 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने KFON लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP का लाइसेंस प्रदान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला
एकमात्र राज्य बन गया है। और दोस्तों केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार भी घोषित किया है, याद रखिएगा। और 2017 में भारत सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी PMG दिशा की स्वीकृति प्रदान की थी। केरल सवारी क्या है? तो केरल सवारी केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। ये किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। अब आइए देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विवादित एक योजना है अग्निपथ योजना, एक नई रक्षा भर्ती योजना के बारे में। तो हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ योजना को स्वीकृति दी है। और दोस्तों इस योजना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े रक्षा श्रम बल सुधार के रूप में देखा जा रहा है। ये योजना सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के सेवाकाल के लिए युवाओं की भर्ती को निर्देशित करेगी। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे लाभ नहीं दिए जाएंगे। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा के लिए भारतीय युवाओं के लिए आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम अग्निपथ है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में जवान, वायु सैनिक, नाविक, नौसैनिकों के पदों की भर्ती के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई योजना है। और इन पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने वाली अन्य सभी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। और अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है और उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। दोस्तों अग्निपथ योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। और इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया की अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष रखी गई है। और अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास यानी अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग से किए जाने का निर्णय लिया गया है। अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होंगी जो किसी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। 4 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 100% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अस्थायी नामांकन का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर 4 वर्ष की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मानदंड आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर नामांकित किया जाएगा। अग्निपथ योजना को रक्षा बजट के बोझ को कम करने और उभरते नए खतरों से निपटने में देश की तैयारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रतिपादित किया गया है। और इस नई रक्षा भर्ती नीति को सशस्त्र बलों की औसत आयु में कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। वर्तमान में सशस्त्र बलों की औसत आयु वर्तमान में 32 वर्ष है और इस योजना के कार्यान्वयन के बाद 4-5 वर्ष कम हो जाएगी। अग्निवीरों को तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 वर्ष की अवधि पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। और सेवा निधि में अग्निवीर और केंद्र सरकार बराबर का योगदान देंगे। ये सेवा निधि अग्निवीरों के लिए तय किए गए अन्य भत्तों और शहादत और दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे से अलग है। सेवा निधि 11.71 लाख रुपए को आयकर से छूट दी गई है। और अग्निवीरों को ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और 28 मार्च 2023 को INS चिल्का ओडिशा में अग्निवीरों के प्रथम बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था। 4 वर्षों के बाद सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए जो घोषित नौकरी और प्रोत्साहन है, तो इसमें गृह मंत्रालय में आप देख लीजिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में भर्ती के लिए अग्निवीरों को 10% आरक्षण, CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष और पहले बैच के अग्निवीरों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय में दोस्तों 10% आरक्षण,
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में दोस्तों आप जान लीजिए कि अग्निवीरों के कार्यकाल के बाद उन्हें मर्चेंट नेवी के विभिन्न भूमिकाओं में अवसर प्रदान करने के लिए 6 आकर्षक सेवा योजनाओं की घोषणा हुई है। और शिक्षा मंत्रालय में स्कूल और शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा अपने स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अग्निवीरों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। असम सरकार द्वारा राज्य के अस्थायी निवासी प्रत्येक अग्निवीर को राज्य पुलिस बलों में नौकरी देने का वादा, और हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पुलिस बलों में भर्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा कौन सी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नवंबर 2021 में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारत रेलवे में निजी कंपनियों को विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित भारत गौरव ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान की है, और इसका उद्देश्य इन ट्रेनों के माध्यम से विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करना है। ये योजना विषय वस्तु आधारित ट्रेनों के संचालन के लिए पर्यटन क्षेत्र में संलग्न पेशेवरों की क्षमता का लाभ उठाएगी। भारत गौरव ट्रेन मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रतिबंधित विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें होंगी। ये ट्रेन किसी विशिष्ट स्टेशन से प्रारंभ होगी और ऐसे मार्ग से गुजरेगी जिसमें कई पर्यटक गंतव्य शामिल होंगे। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की पहल है। आप जान लीजिए 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा को कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच शुरू किया गया है। इस पहली राउंड ट्रिप सेवा का संचालन 14 से 18 जून 2022 के मध्य किया गया। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन है, और साउथ स्टार रेल वह पंजीकृत सेवा प्रदाता है जिसके द्वारा इस भारत गौरव ट्रेन की कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य वापसी यात्रा का संचालन किया जाएगा। ये कोयम्बटूर में स्थित पंजीकृत कंपनी है, और 21 जून 2022 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को सफदरजंग रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से रवाना किया गया। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली ये पहली पर्यटक रेलगाड़ी है, और रामायण सर्किट पर इस ट्रेन के संचालन के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम जैसे लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर यानी नेपाल को कवर किया गया है। 21 मार्च 2023 को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारत गौरव ट्रेन को रवाना किया गया है। आप जान लीजिए ये ट्रेन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय को भी कवर करेगी, और 20 मई 2023 को पूर्वी भारत की प्रथम भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन कोलकाता से 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर रवाना की जाएगी। पर्यटन से संबंधित कुछ अन्य योजनाओं में स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में शुरू की गई थी, प्रसाद योजना 2014-15 में, और देखो अपना देश पहल 2020 में शुरू की गई है। तो भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा कौन सी है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये पहली सेवा कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच शुरू किया गया है, और ये जो है दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदान करने वाला पहला जो है ये रेलवे जोन बना है। अब आइए NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है, और भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जिसकी लंबाई 63.72 लाख किलोमीटर है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हाल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रमाणित किया गया है।
और आप जान लीजिए 8 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एस्फाल्ट और बिटुमिन कंक्रीट सड़क निर्माण में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और NHAI ने बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमिन कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता पाई है और इस परियोजना का कार्यान्वयन NHAI और राजपथ इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड पुणे के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और इस सड़क का निर्माण NH53 पर महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला जिलों के बीच किया गया था। NH53 पर एकल लेन में 84.40 किलोमीटर लंबी एस्फाल्ट बिटुमिन कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे और 33 मिनट में किया गया। इस परियोजना में 2070 मीट्रिक टन बिटुमिन से युक्त 36,634 मीट्रिक टन बिटुमिन मिश्रण का उपयोग किया गया और इसके पूर्व बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमिन कंक्रीट सड़क के निर्माण का रिकॉर्ड दोहा कतर के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2019 में दर्ज किया गया था, जो कि अब भारत के पास है और 25,275 किलोमीटर 25.275 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कुल 10 दिन में हुआ था, लेकिन भारत का ये रिकॉर्ड उससे अच्छा हो गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा 2021-22 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, राज्य खाद्य सुरक्षा को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक यानी मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक का पहला संस्करण 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया था और ये जो सूचकांक है 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया है। ये इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 संकेतकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इसमें मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परिरक्षण, उपभोक्ता सशक्तिकरण है और इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। रैंकिंग देखिए, शीर्ष बड़े राज्यों में पहले स्थान पर तमिलनाडु है, 82 अंक मिले हैं। दूसरे स्थान पर गुजरात है 77.5 अंकों के साथ। तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर हिमाचल प्रदेश, 5वें स्थान पर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर है। बड़े राज्यों में बिहार 16वें स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान पर 17वें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में कुल 54.5 अंकों के साथ जो है 8वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर तमिलनाडु है, जबकि उत्तर प्रदेश की रैंक 8वीं है। झारखंड 12वें स्थान पर, उत्तराखंड 7वें और राजस्थान 10वें स्थान पर है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा, दूसरे पर मणिपुर, तीसरे पर सिक्किम, चौथे पर त्रिपुरा और 5वें पर मेघालय राज्य है। छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 21 अंकों के साथ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर है और कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर UT, दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है और इस श्रेणी में कुल 16 अंकों के साथ 8वें पायदान पर लक्षद्वीप है। अगला राष्ट्रीय वायु खेल नीति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय वायु खेल नीति, तो ये आप जान लीजिए एयर स्पोर्ट, इसमें हवा के माध्यम से जुड़ी हुई विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल हैं। इसमें एयर रेसिंग, एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामीटरिंग और स्काई डाइविंग शामिल हैं। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 यानी नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी को लॉन्च किया। इस नीति के तहत भारत को 2030 तक वायु खेले के संदर्भ में शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुखद और अस्थायी वायु खेल पारितंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, इस नीति के तहत जो है
वायु खेलों को शामिल किया गया है। उसमें एरोबोटिक्स, एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरी, शौकिया निर्मित प्रयोगात्मक विज्ञान, गुब्बारे, ड्रोन, ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामाउंटरिंग और पावर्ड विमान, रोवर क्राफ्ट, रोटर क्राफ्ट यानी ऑटो गायरो सहित। नई नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना होगी। सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा और एयर स्पोर्ट के प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों में देखिए सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। सुश्री महाजन उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर फ्री फॉल जंपिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं और बिना किसी प्रशिक्षण के इसे करने वाली पहली महिला हैं। सुश्री राहेल थॉमस उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और दोनों ही स्काई ड्राइवर्स पद्मश्री अवार्ड विजेता हैं। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सिक्किम की पहली राज्य तितली क्या है? तो ये है, इसका नाम है ब्लू ड्यूक। दोस्तों, तितली या बटरफ्लाई प्रकृति संरक्षण की दूत है और ये महत्वपूर्ण जैविक संकेतक हैं जो हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्रकट करती हैं। सिक्किम के राज्य के नागरिकों के बीच तितली के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वन और पर्यावरण विभाग सिक्किम सरकार ने तितली की 2 प्रजातियों को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ये हैं ब्लू ड्यूक और कृष्णा पिकाक। तो याद रखिएगा, सिक्किम की राज्य तितली ब्लू ड्यूक को घोषित किया गया है। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया और ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण में ब्लू ड्यूक को 57% जबकि कृष्णा पिकाक को 43% मत प्राप्त हुए। इसे ब्लू ड्यूक नाम यूरोपियंस द्वारा दिया गया है। ये एक चमत्कारी तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्र में इससे मिलती जुलती कुछ प्रजातियां यूथेलिया डूडा द ब्लू डचेज पाई जाती हैं। ऐसी ही एक प्रजाति यूथेलिया एप्लिम्फेसिया भूटान में पाई जाती है। ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम बारासोना दुर्गा है। भारत में पाई जाने वाली इसकी 2 उप प्रजातियां ब्लू ड्यूक जिसका वैज्ञानिक नाम बारासोना दुर्गा और स्प्लेंडिड ब्लू ड्यूक जिसका बारासोना दुर्गा स्प्लेंडेंस है। और हिमालयन ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत भारत में विधिक रूप से संरक्षित है और स्प्लेंडिड ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। अन्य राज्यों की राज्य तितलियों के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राज्य तितली ब्लू मार्मन है। तमिलनाडु की राज्य तितली तमिल योमेन है। उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकाक। कर्नाटक की राज्य तितली सह्याद्री बर्डविंग। केरल की राज्य तितली मालाबार बैंडेड पिकाक या बुद्धा मयूरी। अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली कैसरे हिंद और गोवा की राज्य तितली मालाबार ट्री निम्फ हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है दिल्ली हवाई अड्डा। दोस्तों, दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के स्थिरता के उद्देश्य से 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का लक्ष्य घोषित किया गया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा हाल में एक हरित परिवहन कार्यक्रम यानी ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम को अपनाया गया है। और आप जान लीजिए, 1 जून 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। 1 जून 2022 से हवाई अड्डे की विद्युत मांग के 94% तक की आपूर्ति एक जल विद्युत संयंत्र द्वारा की जा रही है, जबकि इस हवाई अड्डे की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं के लगभग 6% की उपलब्धता ऑन साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुनिश्चित हो रही है। इस प्रकार आप जान लीजिए दोस्तों,
कि इस हवाई अड्डे ने गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर पूर्ण रूप से रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा को अपना लिया है और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर साइड 7.89 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जबकि 5.3 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कार्गो टर्मिनल पर स्थापित है और इस पहल से प्रतिवर्ष 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति में इसकी सहायक भूमिका होगी। 2020 में दिल्ली एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र का ऐसा पहला हवाई अड्डा बना जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रमाणन के अंतर्गत लेवल 4+ जो है प्रमाणन प्राप्त हुआ। इससे प्रदर्शित है कि कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनने के अतिरिक्त इस हवाई अड्डे ने दीर्घकालिक निरपेक्ष उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को अपनाया है, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल के 1.5 डिग्री परिदृश्य के अनुरूप है। दोस्तों, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना है। तो आप जान लीजिए, केरल में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा है। 18 अगस्त 2015 को इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 मेगावाट पीक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था और इस संयंत्र के तहत एयर कार्गो परिसर के निकट 45 एकड़ क्षेत्र में 46,150 सौर पैनल लगाए गए हैं और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा है। तो आप जान लीजिए, दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय घटनाओं के परिदृश्य में, राष्ट्रीय घटनाओं के वार्षिकी में लास्ट में आइए जानते हैं नामसाई घोषणा पत्र के बारे में कि ये नामसाई घोषणा पत्र क्या है और ये किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ है। दोस्तों, 15 जुलाई 2022 को असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्य लंबे समय से लंबित सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के तहत नामसाई डिक्लेरेशन हस्ताक्षरित किया गया। इस घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए और ये घोषणा पत्र नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित हुआ। इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद को न्यूनीकृत यानी मिनिमाइज करना है। तो याद रखिएगा, नामसाई घोषणा पत्र असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच सीमा विवाद से संबंधित है। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच जो विवादित गांवों की संख्या 123 से घटाकर 86 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों राज्य कुल 37 गांवों के संदर्भ में विवाद को समाप्त करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर स्थित 28 गांव उसी के पास रहेंगे। ऐसे 3 गांव जिनके संबंध में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दावा वापस ले लिया गया है, वे असम के पास रहेंगे। 6 गांवों की स्थिति असम में प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिए अगर ये गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं तो उसी के पास रहेंगे, आप जान लीजिए। और इसके अलावा आप जान लीजिए कि जनवरी और अप्रैल 2022 में दोनों राज्यों के मध्य आयोजित बैठकों में जो निर्णय लिए गए थे उनके बारे में जान लेते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सभी सीमा मुद्दे 2007 में स्थानीय आयोग के समक्ष उठाए गए मुद्दों तक सीमित रहेंगे। 1980 में उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति द्वारा अधिसूचित सीमा के रूप में 29 टोपो सीट्स पर चित्रित सीमा रेखा के दोनों राज्यों द्वारा सीमा के संरेखण के लिए आधार के रूप में लिया गया है और दोनों राज्य सीमा विवाद समाधान के लिए 12 क्षेत्रीय समितियां गठित करेंगे। और आप जान लीजिए, असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 किलोमीटर की लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है साझा करता है। तो याद रखिएगा, नामसाई घोषणा पत्र 15 जुलाई 2022 को इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। इसमें हमने
मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक और प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को कवर किया, जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के करंट अफेयर्स और तत्समय आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।